हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। और एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एडू फिजिक्स। और आप जानते हैं कि इस चैनल में क्लास 9 से क्लास 12 तक की फिजिक्स हम डिस्कस करते हैं। और एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11 के लिए डेडिकेटेड है। क्लास 11 का कोर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि क्लास 11 का जो है वो सिलेबस आप स्टार्ट करें, तो आज मैं लेके आ गया हूँ। तो क्लास 11 की फिजिक्स हम जो है पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, आज का वीडियो जो हमारी 11th की फिजिक्स है, बच्चे नए नए 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हैं तो एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज ऑब्जर्व करेंगे। सबसे बड़ा चेंज तो सिलेबस का होता है, ठीक है। और 10th तक की जो साइंस है, जनरल साइंस सब्जेक्ट होता है जिसमें कुछ पोर्शन बायोलॉजी का होता है, कुछ फिजिक्स का होता है और कुछ केमिस्ट्री का होता है। सिलेबस कम है और जब बच्चे अचानक से क्लास 11 में आते हैं तो उनकी शिकायत रहती है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसी दिक्कत सिर्फ फिजिक्स के साथ नहीं है, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में भी उनको काफी दिक्कत आती है और कंप्लेन करते हैं ऐसी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, बेसिक्स जो हमारे वीक रह जाते हैं बच्चों के, कहीं ना कहीं उनसे छूटी हैं वो चीजें, बेसिक्स छूटे हैं। आ, और उन बेसिक्स के ना आने की वजह से हमें फिजिक्स जो है वो मुश्किल लगता है। तो इसीलिए जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, क्लास 11 की फिजिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी मैथमेटिक्स की नॉलेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स आपको अच्छा आना चाहिए। और इसके अलावा क्लास 11 में भी आपको कुछ मैथमेटिक्स के नई मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे। और जब तक आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे तब तक आगे आपको मुश्किल लगेगा सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैं शुरू करूंगा हमारा जो मैथमेटिकल पोर्शन है फिजिक्स का उससे। और जब आप क्लास 11 की फिजिक्स को पढ़ने जाएंगे या पढ़ते हैं तो कैलकुलस आना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखेंगे आप उसमें, और वेक्टर्स आपके सामने खुल जाते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, वेक्टर्स नहीं सुना होता इससे पहले उन्होंने, 10th में 9th में उसका जिक्र नहीं है। तो आज का जो चैप्टर है वो हम आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर्स से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11 में साइंस पढ़ने फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें वेक्टर्स समझना होगा। वेक्टर्स क्या चीज है और इसका कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो समझेंगे इनको। कोई आपने क्रेम नहीं करना है, याद नहीं करना है, बस समझना है। अपने दिमाग में अ, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि वेक्टर्स एक्चुअली में होता क्या है। जब आपके दिमाग में ये चीज होगी, आपके माइंड में ये क्लियरेंस होगी, तो आप लिख लिख के किताबें भर लेंगे खुद ही। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ाऊं। तो एक्चुअली में देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम फिजिक्स एक्चुअली में पढ़ते क्यों हैं। वाई वी स्टडी फिजिक्स, है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सिलेबस में है तभी पढ़ते हैं। हाँ, वो बात तो है, आपको सिलेबस में दी गई है इसलिए आपने पढ़ना है। बट एक्चुअल रियल मतलब क्या है फिजिक्स पढ़ने का, अगर आपसे कोई व्हाट इज फिजिक्स तो क्या होता है। तो एक्चुअली फिजिक्स में हम नेचर और नेचर के लॉज पढ़ते हैं, आपने सुना होगा। ये जो हमारी नेचर है, ये जो हमारी कुदरत है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, है ना। दिन रात होते हैं, हवाएं चलती हैं, इंद्रधनुष बनता है, रेन ड्रॉप्स गिरते हैं, मौसम बदलते हैं, ये चीजें हो रही हैं। हम ऑब्जर्व करें जब से इंसान धरती पे आया ये चीज हो रही है। और इंसान के मन में यही सवाल तब से हैं कि ये चीजें इस तरह से क्यों होती हैं, है ना। जिस तरह से चीजें धरती पे हो रही हैं या इस यूनिवर्स में हो रही हैं, वो उसी पैटर्न पे ही क्यों हो रही हैं, उसके अलावा कोई पैटर्न क्यों नहीं है। जैसे चीजें नीचे ही क्यों आ रही हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रही हैं। न्यूटन ने ये बोल के ग्रेविटेशन का आविष्कार कर दिया।
पढ़ेंगे आगे। तो सवाल है ना ये कि जिस तरह से आप अपनी नेचर को, अपने यूनिवर्स को देख रहे हैं, वो उस तरह से बिहेव क्यों करता है? ठीक है ना? पानी ऊपर से नीचे बह रहा है तो क्यों बहता है अपने आप? ऊपर क्यों नहीं जाता है? मतलब कुछ चीज है, इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना। तो इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम, जब ये सवाल हमारे मन में आते हैं कि नेचर क्यों बिहेव करता है उस तरह से जिस तरह से हमें ये दिख रहा है, क्यों दिन रात हो रहे हैं, क्यों मौसम बदलते हैं, और एक पीरियोडिक फॉर्म में मौसम बदलते हैं, पीरियोडिक फॉर्म में डे नाइट बनते हैं, इंद्रधनुष क्यों बन रहा है ना? ये लाइट क्या चीज होती है, हमें क्यों कलरफुल दिखाई देती है वर्ल्ड, है ना? समंदर क्यों नीला, नीले कलर, आसमान क्यों नीले कलर का है, समुद्र का पानी क्यों नीला दिखता है ऊपर से? तो ये सब चीजें, मतलब हम बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। रात में जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं वो क्या है ना? तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं और आनी भी चाहिए। इंसान तभी जानवरों से अलग है क्योंकि उसके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है अपने आसपास की चीजों को जानने में और उसको, उसके बारे में खोज करने में। यही क्वालिटी है इंसान की जिससे वो बाकी प्रजातियों से अलग है और इसने इतनी ज्यादा जो है जानकारी प्राप्त कर भी ली है। तो शुरू में इंसान जब ये चीजें जानने लगा तो उसको कहीं ना कहीं इसके पीछे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किया और उसको कहीं ना कहीं ये चीजें पता लगने लगी कि एक्चुअली में जो चीजें होती हैं, जो फिनोमेना होते हैं, जिस वे में वो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुदरत के कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं जो वायलेट नहीं होते हैं। कुदरत के कुछ कानून हैं जो हमेशा फॉलो होंगे और इसी वजह से चीजें उस तरह से होती हैं जिस तरह से हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं, है ना? कब से देखते हैं? तो हमेशा सवाल रहा कि क्यों गिरती हैं। तो हमें बाद में पता चला क्योंकि अर्थ सारी चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको आप ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये लॉ है ना नेचर का कि एवरी ऑब्जेक्ट, सारा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पे, सर सब पे एक सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कोई ऐसा नहीं है जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसपे जो है अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगाती, सब पे लगाती है। तो इट इज द लॉ ऑफ नेचर कि जो भी चीज अर्थ के आसपास है उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो सबसे पहले सवाल उठा कि ऐसा क्यों होता है, उसके बाद खोज करने के बाद पता चला कि बिकॉज ग्रेविटी है इसलिए ये चीज होती है। तो बस साइंस इसी का नाम है, फिजिक्स इसी का नाम है। एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्व करना चीजों को और उसके पीछे के कंक्लूजन को फाइंड करना कि इसके पीछे क्या कारण है, और उस कारण से हमें कहीं ना कहीं कुदरत का, नेचर का लॉ पता चलता है, एक नया लॉ निकल जाता है नेचर का, जिसको हम लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं। तो फिजिक्स इसी का काम है। फिजिक्स यही बोलते हैं कि नेचर के लॉज को फाइंड करना, स्टडी करना, और सिर्फ स्टडी नहीं करना, उनको फिर यूज भी करना, मैनिफेस्ट करना ह्यूमन काइंड के लिए, अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीजों के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज करना। इसी को हम फिजिक्स बोलते हैं, है ना? फिजिक्स का काम क्या है? नेचर के लॉज को फाइंड करना, उन लॉज को यूज करके कुछ अच्छा, कुछ नई चीज बनाना, वो फिर टेक्नोलॉजी में आ गया, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, माइकल फैराडे, है ना? तो उन्होंने एक चीज खोज की कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के आसपास मूव करवाते हैं तो कॉइल में करंट आती है। क्यों आती है? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे दिया कि भाई ये नेचर है, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये लॉ है कि अगर हम किसी मैग्नेट फील्ड को कॉइल के आसपास चेंज कराते हैं तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है ना? तो ये खोज हुई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ आ गया, खोज हुई, लॉ ऑफ नेचर। अब इसको यूज करके हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर बना दिया, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो नई नई खोजें होती हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो इसलिए फिजिक्स इसीलिए पढ़ी जाती है, सीखने के लिए पढ़ी जाती है, नेचर को समझने के लिए पढ़ी जाती है। और हाँ, ये वजह भी ठीक है कि आपके सिलेबस में है इसलिए आप पढ़ते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं वही नेचर को, फिजिक्स को, सॉरी। ओके, तो जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं और नेचर के लॉज को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ चीजें आती हैं जिनको हम मेजर करते हैं, और उन चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे अगर आप न्यूटन के लॉ पढ़ोगे तो वहां पर आप फोर्स को मेजर करोगे, ग्रेविटेशनल लॉ में भी वहां फोर्स को मेजर कर रहे हो।
तो कोई भी लॉ जब आप फिजिक्स में बनाते हैं तो वहां पर कोई क्वांटिटी होती है, उसको आप क्या करते हो, मेजर करते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। फिजिक्स में क्या करते हो आप, स्पीड निकालते हो, वेलोसिटी निकालते हो, एक्सेलरेशन निकालते हो, फोर्स निकालते हो, मोमेंटम निकालते हो, इंपल्स निकालते हो, टॉर्क निकालते हो, ये सब क्वांटिटीज आपने आगे निकालनी है। तो ये सारी क्या है, ये है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वो चीज जिसको आप मेजर कर सकें, विच वी कैन मेजर, और जिसको आप एक्सप्रेस कर सके नंबर्स में, क्वांटिटी उसकी लिख सके, उसका मैग्नीट्यूड लिख सके, दैट आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी। मैं कुछ लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे मास को मेजर करते हो आप, है ना, आप लेंथ को मेजर करते हो, आप टाइम को मेजर करते हो, आप स्पीड को मेजर करते हो, ठीक है ना, आप एरिया को मेजर करते हो, आप डेंसिटी को मेजर करते हो, मतलब आप करंट को मेजर करते हो, ठीक है ना, आप वेलोसिटी को मेजर करते हो, एक्सेलरेशन को मेजर करते हो। ये सारी क्वांटिटीज आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, पढ़नी है, इनको हम स्टडी करते हैं। एटसेट्रा डाल देता हूँ क्योंकि बहुत सारी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करना, उनको उनकी 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 वैल्यूज निकालना, उनको मेजर करना, ये सब किसमें आता है, फिजिक्स में आता है। अब देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मास है। मास को मेजर किया जाता है, आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा होगा कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जिसको आप यूनिट बोलते हो। तो मास को मेजर करने का स्टैंडर्ड किलोग्राम है, एसआई सिस्टम में। ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, है ना। तो जैसे किलोग्राम है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ 10 किलोग्राम। तो कोई मास है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलोग्राम, 10 केजी। तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 10 केजी मास है, तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है इस क्वांटिटी के बारे में, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। 10 किलो मास है, पता चल गया 10 किलो है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस 10 किलो मास में 5 किलो और डाल दूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 केजी। टोटल कितना हो जाएगा, 15 केजी। सिंपल सी बात है। या अगर इस 15 में से मैं 3 केजी निकाल दूं तो 12 केजी रह जाएगा। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि आपने कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई आपको, उसमें उसी टाइप की और क्वांटिटी डालोगे तो जैसे नंबर ऐड होते हैं, वैसे ऐड करने पे उस क्वांटिटी की वैल्यू मिलेगी, और उस क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट भी नंबर्स की तरह करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट आप बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो, जैसे नंबर्स किए जाते हैं, मतलब जैसे इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वैसे अगर किसी क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, और उसकी इंफॉर्मेशन में सिर्फ बस एक नंबर और एक यूनिट लिखना है, एक नंबर लिखा जाएगा और एक यूनिट लिखा जाएगा, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बस, ठीक है, एक नंबर लिखना है, एक यूनिट लिखना है उस क्वांटिटी का, और ये नंबर और यूनिट ये मैग्नीट्यूड कहलाता है कि कितनी है ये क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कोई कितना अमाउंट है किसी क्वांटिटी का, जिस भी यूनिट में उसको मेजर किया जा रहा है, तो कितना उस यूनिट का वो कितने टाइम्स है। तो ये जो यूनिट, ये 10 शो कर रहा है कि ये 1 केजी के 10 टाइम्स है, और यूनिट हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 केजी, ठीक है। तो इस पूरे को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है मास का, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मास को, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लेंथ भी मेजर करते हैं तो लेंथ में भी यही है। टाइम टाइम सेकंड्स में मेजर किया जाता है, मिनट्स में मेजर किया जाता है, आवर्स में मेजर किया जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि 10 मिनट्स लगे मुझे यहां से वहां जाने में, तो बस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। मेरी स्पीड यहां से घर जाने में, या स्कूल से घर जाने में, या ऑफिस से घर जाने में भाई 5 किलोमीटर पर आवर थी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, उनको हम
स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, और इन क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए कोई स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, सिंपल अलजेब्रा से इनको ऐड करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटीजर्स की तरह ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा स्केलर तो पता चल गया, अब वेक्टर्स क्या हुए, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज को ही शॉर्ट फॉर्म में वेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और क्वांटिटीज हैं जिनमें हमें बताना पड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, इसके अलावा डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूं कि एक मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है, कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पे मैं दो फोर्सेस लगाता हूं, है ना, एक आगे की तरफ 10 न्यूटन का, है ना, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स आगे की डायरेक्शन में, और एक मैं ऊपर की तरफ लगाता हूं 5 न्यूटन का। अब देखो ये दोनों फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहे हैं। अब हम यहां ये नहीं बोल सकते कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स 15 हुई, नहीं, 10 और 5 का सम कितना होता है 15, तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितनी हो गई 10 और 5, नहीं हुई ना। हालांकि दोनों फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रही हैं, 10 न्यूटन भी इसी पे लग रही है, 5 न्यूटन भी इस पे लग रही है, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 न्यूटन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक फोर्स का डायरेक्शन राइट की तरफ है और एक डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ की तरफ है, मतलब एक ईस्ट की तरफ है और एक नॉर्थ की तरफ है। तो इसका मतलब है कि 10 और 15, 10 और 5 इधर 15 इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करना है, यहां पर डायरेक्शन का भी रोल है। ठीक है, तो यहां पर टोटल फोर्स 15 तो नहीं होगी, इसका मतलब है यहां टोटल फोर्स निकालने के लिए सिंपल अलजेब्रा नहीं लग सकता, सिंपल इंटीजर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते फोर्स को। इसका मतलब है फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, बोलना ये पड़ेगा कि भाई फोर्स 10 न्यूटन लग रही है ईस्ट की तरफ, 5 न्यूटन लग रही है नॉर्थ की तरफ, बताओ जी टोटल फोर्स कितनी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी, अब इसको ऐड करने के लिए एक रूल बनाना पड़ेगा, है ना, एक नई मैथमेटिक्स डेवलप करनी पड़ेगी जो इन दो फोर्सेस को हमें ऐड करके दे, और उसी मैथमेटिक्स को हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो इसका मतलब तो पहली बात कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट नंबर्स की तरह ऐड होती हैं, उनको स्केलर बोला, उनको हमने स्केलर क्वांटिटी बोला। लेकिन कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा चाहिए, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और इन क्वांटिटीज की खास बात यह है कि इनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो बोलना पड़ेगा कि फोर्स 10 न्यूटन है, बट किस डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का सहारा लूं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि योर 10 न्यूटन फोर्स इज इन अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई फोर्स के बारे में, तो इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वैसे ही मान लो, वैसे ही अगर मैं खाली आपसे बोलूं कि मैं 5, मेरी डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हुई 4 मीटर, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई 4 मीटर, और फिर उस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक मेरी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुई, है ना, तो आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी, 4 एंड 3 हो गया 7 मीटर, है ना, यही होगा ना, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट मेरी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हुई, फिर बी से मैं नेक्स्ट सी पॉइंट पे गया और वहां तक मेरी डिस्प्लेसमेंट 3 हुई, है ना। तो अब मैं बताता हूं, बताओ जी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 4 + 3 7 मीटर, नहीं, जरूरी नहीं 7 मीटर हो, यहां पर मुझे बताना पड़ेगा डायरेक्शन। जैसे मान लो 3-4 केसेस बताता हूं, जैसे ए पॉइंट यहां पर है, ए से बी 4 मीटर, ए से बी 4 मीटर, और फिर बी से सी 3 मीटर, तो एक केस तो ये हो गया ना कि मैं सीधा सीधा आगे गया, ए से बी, बी से सी, तो यहां पर तो ठीक है, यहां पर 7 मीटर ही होगी। लेकिन हो सकता है ऐसे गया हो, ए से बी, ए से बी, बी से सी, ऊपर भी तो जा सकता है ना बंदा, तो ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, तो यहां तो 7 नहीं होगी ना। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल फाइनल और इनिशियल के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 7 तो नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 है। एक और तरीका हो सकता है कि भाई आप ए से बी गए,
ए से बी गए 4, ए से बी गए आप 4 मीटर, और बी से वापस उसी डायरेक्शन में सी पे आ गए 3 मीटर, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुई, है ना। तो इसका मतलब है जब मैं खाली बोल रहा हूँ कि ए से बी तक 4 मीटर हुई, बी से सी तक 3 मीटर हुई, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना मैं आपको। मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट हुई लेकिन किस डायरेक्शन में, है ना। अगर मैं बोल देता हूं कि मैंने ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट की टुवर्ड्स ईस्ट, फिर मैं नॉर्थ की तरफ मुड़ा बी से सी 3 मीटर, तो फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको, और फिर मुझे आप एक एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए भी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और ऐसी मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए आपको, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको जिनको जिनकी जिनको जब हम बताते हैं तो उनके साथ डिस्प्लेसमेंट सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। तो इन नटशेल मतलब ये हुआ कि वो क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, तो उन क्वांटिटीज को ही हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और वो क्वांटिटीज, वो वाली क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। इनमें खास फर्क एक और है कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको हम बड़े सिंपल मैथमेटिक्स से नंबर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मास में सीधा सिंपल मास ऐड करोगे, सिंपल माइनस करोगे, एरिया, डेंसिटी, ठीक है ना, ये टाइम, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनको आप सिंपली नंबर्स की तरह, मतलब जो स्केलर्स हैं, ठीक है ना, इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ये सिंपल एल्जेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये क्वांटिटीज को आप सिंपल एल्जेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखते हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और ये सिंपल एल्जेब्रा से ऐड नहीं होते, ये वेक्टर एल्जेब्रा से ऐड होते हैं, वेक्टर एल्जेब्रा। तो वेक्टर एल्जेब्रा पढ़ेंगे आगे हम, कैसे ऐड करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। ये है, ठीक है। ये चीज लिखना बड़ी जरूरी है। अगर खाली वेक्टर, अगर आपसे स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन पूछी है तो सिर्फ इतना नहीं बोलना, बच्चे खाली बोलते हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है, तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। स्केलर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और सिंपल अलजेब्रा से ऐड हो, वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा चाहिए, सॉरी, स्केलर को ऐड करने के लिए सिंपल अलजेब्रा चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, तो अगर आप खाली ये डेफिनेशन लिखते हो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए तो वेक्टर बन जाएगा, तो फिर करंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी होती है ना इसकी। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव, बताना पड़ता है भाई कि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रही करंट, तो करंट हैज डायरेक्शन बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट हैज डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल अलजेब्रा से, ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। जैसे मान लो यहां पर मैं 2 वायर्स बनाता हूं, है ना, ऐसे, और ये दोनों कंबाइन होके इस तरह से, इस वायर में 1 एम्पेयर करंट है, इसमें 2 एम्पेयर है, तो डेफिनेटली इसमें कितना होगा, 3 एम्पेयर। सिंपल ऐड हो रहा है ना, सिंपल नंबर्स की तरह, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर यही वायर्स ऐसे बनाए टी फॉर्म में, एक करंट ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, ये भी 1 एम्पेयर है, ये 2 एम्पेयर है, इसमें कितना होगा, 3 एम्पेयर। इस तरह से सब्ट्रैक्ट भी होता है। तो सिंपल नंबर्स की तरह ऐड होते हैं, करंट को सिंपल अलजेब्रा से ऐड करते हैं, इसमें कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगता है, इसलिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होने के बाद भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो इसलिए लास्ट में सिंपल हम बता सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which has magnitude only and which can be added and subtracted by simple algebra, ठीक है ना।
whereas vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction and can be added or subtracted by vector algebra. एग्जांपल्स आप ढेर सारी दे सकते हो, है ना. इलेक्ट्रिक करंट, although it has magnitude as well as direction, but it does not follow the वेक्टर अलजेब्रा, है ना. ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, ये सिंपल अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट. दैट्स व्हाई वी रिगार्ड इट एज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये था मेजर डिफरेंस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बीच में. पता चल गया होगा. अब हम सीखेंगे कि इन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं, तो वो अगले वीडियोस में. तो आज का ये वीडियो इतना ही. मैं सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन दिया वेक्टर एंड स्केलर क्या होते हैं. नेक्स्ट वीडियो से हम वेक्टर्स की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.